हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर गुड एंड डूइंग ग्रेट इन योर स्टडीज़। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं सेंट्रल बैंक के बारे में। लास्ट की जो सेशन थे उनमें हमने क्या क्या पढ़ा था? कमर्शियल बैंक के मीनिंग के बारे में, उसके फंक्शंस के बारे में। फिर हमने जो नेक्स्ट वीडियोस थी उसमें हमने क्या जाना था, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक के जो कंट्रोलिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमने मनी मल्टीप्लायर के बारे में जाना, हमने क्रेडिट क्रिएशन के बारे में जाना, या फिर आप बोल सकते हैं मनी क्रिएशन के बारे में हमें जाना था। अब जो आज का सेशन है वो हमारा रहने वाला है सेंट्रल बैंक से रिलेटेड। ठीक है, पहले मैं टॉपिक का नाम ले देती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट डाउन द नेम ऑफ द टॉपिक, सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, सो व्हाट डू यू मीन बाय सेंट्रल बैंक? अगर किसी को भी नॉलेज है तो प्लीज़ आप बताइएगा मुझको। ठीक है, अब मैं एक्सप्लेन करती हूँ अपनी नॉलेज कि सेंट्रल बैंक का मतलब होता क्या है। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल बैंक का मतलब क्या होता है? सेंट्रल बैंक मतलब एक ऐसा बैंक जो कि क्या करता है, कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है और रेगुलेट करता है हमारे पूरे ही एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है, ये आपको पता है कि सेंट्रल बैंक जो होता है किसी भी कंट्री का, हर एक कंट्री की अगर हम बात करें, चाहे हम इंडिया की बात करें, चाहे हम यूके की बात करें, या फिर हम यूएसए की बात करें, या फिर और कोई कंट्री की बात करें, हर एक कंट्री का अपना सेंट्रल बैंक होता है, अलग अलग नेम से होता है। लेकिन फंक्शंस जो आप बात करेंगे, फंक्शंस ऑलमोस्ट सेम तरीके के मिलेंगे। यहाँ पे हम इंडिया में रहते हैं तो हम इंडिया के जो भी हमारा सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना, हमारी जो सेंट्रल बैंक है आरबीआई, तो आरबीआई के फंक्शंस की हम बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, वी नो द मीनिंग ऑफ सेंट्रल बैंक। ठीक है ना, तो सेंट्रल बैंक मतलब क्या होता है? एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी, ठीक है ना, या फिर आप बोल सकते हैं ऐसी अपेक्स बॉडी। अपेक्स बोल लीजिए, सुप्रीम अथॉरिटी, दोनों की एक ही बात होती है। ठीक है ना, एक ऐसी सुप्रीम अथॉरिटी जो क्या करती है, जो क्या करती है, कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है और रेगुलेट करती है हमारे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। ठीक है ना, इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के बता देती हूँ। तो सेंट्रल बैंक का मेन काम क्या होता है? सेंट्रल बैंक क्या करती है? कंट्रोल करती है, ऑपरेट करती है और रेगुलेट करती है दी एंटायर बैंकिंग सिस्टम। अपने जो एंटायर बैंकिंग सिस्टम जो होता है, एंटायर बैंकिंग सिस्टम ऑफ एन इकोनॉमी। ठीक है ना, किसी भी इकोनॉमी का जो पूरा बैंकिंग सिस्टम होगा, उसका जो बेस होगा, ठीक है ना, उसकी जो नींव होगी वो क्या होगी? हमारा सेंट्रल बैंक। ठीक है ना, सेंट्रल बैंक को हम सुप्रीम अथॉरिटी के नाम से, या फिर किसी भी कंट्री की सुप्रीम अथॉरिटी, बैंक के केस में बात कर रही हूँ, ठीक है ना, सुप्रीम अथॉरिटी बैंक के केस में, या फिर एपेक्स बॉडी बोला जाता है सेंट्रल बैंक को। ठीक है ना, सुप्रीम अथॉरिटी या फिर एपेक्स बॉडी, दोनों ही सिनोनियम से सुप्रीम बोल लीजिए आप, एपेक्स बॉडी से। ठीक है, तो सेंट्रल बैंक की हमने यहाँ पे बात करी। तो सेंट्रल बैंक का कोई भी फंक्शन, कोई भी नॉर्मल पूछेगा तो सेंट्रल बैंक का मतलब क्या है, तो आप सिंपल लैंग्वेज बोलिए, एक ऐसा बैंक जो कि क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है, रेगुलेट कर रहा है हमारे पूरे के पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। ऐसे बैंक को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक को बोलते हैं। उस बैंक को हम क्या बोलते हैं? सेंट्रल बैंक के नाम से जाना जाता है। इन इंडिया, अगर हम इंडिया की बात करें, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है, हम इंडिया की बात कर लेते हैं। इन इंडिया आर सेंट्रल बैंक इज आरबीआई। हमारा सेंट्रल बैंक क्या है? ऑब्वियसली आप लोगों को पता होगा हमारे सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, आरबीआई। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इसे हम आरबीआई 35 के नाम से बुलाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो स्टैब्लिश हुआ था हमारा आरबीआई, वो हमारा स्टैब्लिश हुआ था, आरबीआई जो स्टैब्लिश हुआ था स्टूडेंट, वो हुआ था हमारा 1 अप्रैल 1935 को। ठीक है, जबकि इसका जो एक्ट पास हुआ था वो हुआ था 1934 में। आपको पता है कि कोई भी हमारा नई चीज़ बनती है, कोई नई अथॉरिटी बनती है, चाहे एम्स बने, आरबीआई बने, ठीक है ना, या फिर हमारा सेबी बने, ठीक है ना, या फिर हमारी कोई भी रेगुलेटरी अथॉरिटी बनती है, तो उससे पहले उसका एक्ट पास होना होता है। एक्ट पास होगा, पहले पार्लियामेंट में जाएगा, अपर हाउस में जाएगा, लोअर हाउस में जाएगा, और उसके बाद हमारे प्रेसिडेंट से उसे मंजूरी मिलेगी। उसके बाद जाकर कहीं वो एक्ट हमारा पूरा सक्सेसफुली पास माना जाएगा और उसके बाद वो लागू किया जाएगा। तो आरबीआई के साथ ये था, पहले एक्ट बनाया गया, फिर वो दोनों के दोनों हमारे हाउसेज में गया, पार्लियामेंट में गया, अपर हाउस में गया, लोअर हाउस में गया। उसके बाद हमारे जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम के, उन्होंने मंजूरी दी। ठीक है भैया, एक्ट में लागू करना चाहिए, ऐसा बैंक में बनाना चाहिए जो कि बैंकों का बैंक के नाम से जाना जाए। ठीक है ना, तो ऐसा एक्ट पास हुआ। फिर हमारा जो ये आरबीआई था, ये एग्जिस्टेंस में आया 1935 में, 1 अप्रैल 1935 को इस्टेब्लिश हुआ, इसलिए हम इसे आरबीआई 1935 के नाम से जानते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई बोलेगा कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ, तो आपको सीधा बोलना है आरबीआई 1935। ठीक है, ये हमने इसके ईयर का बात कर ली, क्योंकि ईयर बहुत बार एमसीक्यू पूछ लिया जाता है किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की बात करें। ठीक है ना, तो यहाँ पे आरबीआई को हमें पता होना चाहिए कि आरबीआई कब इस्टेब्लिश हुआ था। आरबीआई हमारा 1935 में इस्टेब्लिश हुआ था। यहाँ पे हमने पूरी की पूरी इसका मतलब समझ लिया सेंट्रल बैंक का। अब हम बात करते हैं कि हमारे सेंट्रल बैंक की, हमने इंडिया में बात कर ली। इंडिया में जो हमारा जो सेंट्रल बैंक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम लिख सकते हैं इन इंडिया आर सेंट्रल बैंक कौन सा है? आरबीआई। पहले तो हम अपना ही नाम लिख देंगे, हमारी कंट्री का ही। अगर हम यूके की बात करें तो यूके में क्या है? बैंक ऑफ इंग्लैंड। यूके का सेंट्रल बैंक का नाम क्या है स्टूडेंट्स? बैंक ऑफ इंग्लैंड।
एंड व्हेन वी टॉक अबाउट द यूएसए, व्हेन वी टॉक अबाउट द यूएसए द, तो यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम, ठीक है। यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है, फेडरल रिजर्व सिस्टम। तो ये भी हम एग्जांपल में लिख सकते हैं, जैसे कि हमारा जो आंसर है अगर हम डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हैं तो वो इफेक्टिव रहे, ठीक है ना। एमसीक्यू में तो इसमें से कुछ नहीं आने वाला, बस ये आएगा कि आरबीआई का मतलब क्या आ सकता है, ये पूछ सकते हैं, या फिर आरबीआई का एक्ट का पास हो, ये पूछ सकते हैं, आरबीआई का मेन काम क्या होता है, ये पूछ सकते हैं। यहाँ पे हमने सिर्फ आरबीआई की मीनिंग की बात करी कि कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है और रेगुलेट करता है कि हमारी कंट्री के पूरे एंटायर बैंकिंग सिस्टम को। इसमें सारे ही बैंक इंक्लूड हो जाएंगे, चाहे हमारे कमर्शियल बैंक हो, नॉन कमर्शियल बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, प्राइवेट सेक्टर बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, जितने भी हमारी कंट्री में बैंक चल रहे हैं, ठीक है ना, ठीक है, वो सारे सारे बैंकों को इसके रूल्स एंड रेगुलेशन मानने ही पड़ेंगे, क्योंकि ये सुप्रीम अथॉरिटी है बैंकों के इसमें, ठीक है ना। सुप्रीम अथॉरिटी, सुप्रीम बॉडी है सेंट्रल बैंक हमारा आरबीआई, ठीक है। तो जो भी नॉर्म्स एंड रेगुलेशन, नॉर्म्स मतलब क्या होता है, रूल्स, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन आरबीआई बनाएगा वो उन सारे बैंकों को फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ वी मूव ऑन टू द फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, ठीक है। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। पहले मैं हेडिंग देती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरीथिंग। फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। सो स्टूडेंट, देयर आर 4 फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक, राइट। फर्स्ट वन इज योर बैंक of issue, or you can say currency authority. Second one is your banker to the government. Third one is your bankers bank and सुपरवाइजर। इसमें आपके 3 सब डिवाइडेशन है, क्या क्या बता देती हूँ मैं यहीं पे। एक तो इसको क्या बोल सकते हैं हम, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व। फर्स्ट वन इज योर कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व, सेकेंड वन इज योर लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट, and the third one is your custodian of cash reserve, lender of last resort. Third one is your clearing house, क्लियरिंग हाउस। ये तो इसकी हेडिंग्स हो गए। नाउ अब हमारा जो 4th फंक्शन है, बहुत बड़ा फंक्शन है, ये मैं आज क्लास में नहीं करूँगी, सिर्फ हेडिंग लिख देती हूँ, थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे इसको, नेक्स्ट क्लास में हो पाएगा क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई, इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हो जाते हैं हमारे, बहुत सारे रेट आ जाते हैं ऑब्वियसली। तो कौन कौन से रेट है उनको बस मैं हेडिंग बता देती हूँ आपको, कौन कौन से रेट इसमें डिस्क्राइब किए जाएंगे। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में देखिए, एक तो हमारा हो जाएगा सबसे पहला बैंक रेट, द सेकंड वन इज रेपो रेट, थर्ड वन इज रिवर्स रेपो रेट, आर मूवी देखे हुए सबने, ठीक है, रिवर्स रेपो रेट। और फोर्थ वन क्या है आपका, लीगल रिजर्व रेशो, LRR। फिफ्थ वन इज योर ओपन मार्केट ऑपरेशन, OMO। सिक्स्थ एंड लास्ट वन इज योर मार्जिन रिक्वायरमेंट, ठीक है। इनको हम कल एक्सप्लेन करेंगे, आज हम बाकी के 3 पढ़ लेते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। जो मैंने यहाँ पे फंक्शंस लिखे, देखिए फंक्शंस ऑफ सेंट्रल बैंक की हम यहाँ पे बात करते हैं, या फंक्शंस ऑफ आरबीआई सीधा ये बोल सकते हैं। अगर हम फंक्शंस ऑफ आरबीआई की बात करेंगे तो इसमें जो पहला फंक्शन मैंने मेंशन करा वो क्या करा है, इसे बैंक ऑफ इश्यू के नाम से जाना जाता है, या फिर करेंसी अथॉरिटी। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जो आरबीआई होता है उसके पास हमारी करेंसी को, जो करेंसी छापने की अथॉरिटी होती है, कि जो करेंसी या नोट, करेंसी मतलब क्या है, यहाँ पे नोट्स की बात हो रही है, ठीक है ना। ऑब्वियसली आपको पता है कि करेंसी में 2 चीज़ इंक्लूड की जाएंगी, एक तो हमारे करेंसी नोट्स हो सकते हैं, एक हमारी करेंसी कॉइन्स हो सकती है। तो जो कॉइन्स होगी वो तो गवर्नमेंट इशू करवाती है, ठीक है ना, टकसाल के थ्रू, मिंट के थ्रू। लेकिन जो हमारे नोट्स होते हैं, ठीक है, 5 रुपीज़ से ऊपर जितने भी नोट्स होंगे वो सारे के सारे नोट्स हमारे वन इशू करवाते हैं आरबीआई। तो इसलिए इसे बैंक ऑफ, इसका मेन फंक्शन सबसे बड़ा यही है,
इसलिए इसे बैंक ऑफ इशू या फिर करेंसी अथॉरिटी वाला बैंक बोला जाता है आरबीआई को हमारे, ठीक है। नेक्स्ट फंक्शन जो हमने बात करी बैंकर टू द गवर्नमेंट, तो बैंकर टू द गवर्नमेंट का मतलब क्या होगा, कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी तो ऑब्वियसली बैंक की जो जितनी भी गवर्नमेंट अपनी पॉलिसी बताती है, ठीक है ना, जो भी अपने नए नए इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लेके आती है, तो उनके लिए बैंक गवर्नमेंट को भी पैसा चाहिए ऑब्वियसली, बिना पैसे के नहीं होगा। तो गवर्नमेंट के पैसे की जो देख रेख होती है, गवर्नमेंट के पैसे को कंपाइलेशन जो होता है वो हमारा आरबीआई के पास होता है। और वैसे जो गवर्नमेंट पैसे लेती है वो टैक्स के थ्रू लेती है हमसे, डायरेक्ट टैक्स लेती है। जैसे आपको पता है कि टैक्स जो होते हैं दो तरीके के होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स क्या है, डायरेक्ट टैक्स का सबसे बड़ा एग्जांपल तो इनकम टैक्स ही है, ठीक है। इनडायरेक्ट टैक्स क्या होते हैं, जो जीएसटी तरीके के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे टैक्सेशन में नहीं जा रहे हैं हम, बस मैं बता रही हूँ कि टैक्स के थ्रू गवर्नमेंट को क्या मिलता है, पैसा मिलता है। किससे, पब्लिक से, नॉर्मल पब्लिक से पैसा मिलेगा। अब लेकिन जो पैसा है गवर्नमेंट अपने हाथ में तो रख नहीं सकती है, ठीक है। गवर्नमेंट क्या करती है, अपना जो पैसा होता है, गवर्नमेंट का जो पैसा रहता है वो आरबीआई के पास जमा रहता है। तो इसलिए इसे बैंकर टू द गवर्नमेंट बोला जाता है कि गवर्नमेंट की जो भी पॉलिसी होंगी, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होंगे, कि आज एम्स खुलना है यहाँ पे, या फिर आज यहाँ पे आईआईटी खुलना है, या फिर यहाँ पे हमें नया IIM खुलाना है, या फिर यहाँ पे कुछ नया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट खुलना है, यहाँ पे रोड बन गई, तो उन सबके पैसे कहाँ से गवर्नमेंट के पास, वो पैसे रहेंगे आरबीआई के पास जमा। जो भी पैसे गवर्नमेंट के पास इकट्ठे होते हैं, कंपाइलेशन जो रहता है वो आरबीआई के पास रहता है। तो बैंकों को भी मतलब जो आरबीआई होगा वही जो करेगा, गवर्नमेंट को सीधे पैसे ट्रांसफर करेगा, सीधे पैसे देगा। गवर्नमेंट बताएगा कि हमें भाई इस चीज़ के लिए पैसा चाहिए, और फिर उसके बाद आरबीआई करेगा अपने रूल्स एंड रेगुलेशन के अकॉर्डिंग, दोनों में कमेटी बैठेगी, पूरा अपना प्रोसेस चलेगा, इस हिसाब से जो पैसा है डिस्ट्रीब्यूट होगा, जो भी हमारी गवर्नमेंट है उसके पास उसे दिया जाएगा, ठीक है। जो भी हमारी करंट की गवर्नमेंट चल रही है उसको दिया जाएगा पैसा। तो बैंकर टू द गवर्नमेंट का मैं मतलब समझ में आ गया कि गवर्नमेंट का बैंक किसे बोला जाता है, आरबीआई को बोला जाता है। जो हमने थर्ड पॉइंट लिखा वो क्या था हमारा, थर्ड पॉइंट क्या है, इसे बैंकर्स बैंक या फिर हम बोल सकते हैं सुपरविजन बोल सकते हैं, या फिर सुपरवाइजर बोल सकते हैं। बैंकर बैंक या सुपरवाइजर बोलते सकते हैं। इसे क्यों बोलते हैं इसे बैंकर्स बैंक या सुपरवाइजर, क्योंकि ये जो हमारे जो बैंक है, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है, नॉन कमर्शियल बैंक है, फॉरेन सेक्टर बैंक है, पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक, जो भी हमारे बैंक चल रहे हैं इकोनॉमी में, उनका जो होल्डिंग इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना, आप बोलते हैं मुखिया जो है, उनका मुखिया जो है ये हमारा आरबीआई है। तो आरबीआई मुखिया कैसे, एक तो सबसे पहली चीज़ मैंने जब लास्ट अपने टॉपिक किया था तो मैंने उसमें LRR बताया था आपको, LRR लीगल रिजर्व रेशो, ठीक है। तो मैंने के की बात करी थी, के मतलब मनी मल्टीप्लायर की जब बात करी थी तो के की बात की थी मैंने लास्ट वीडियो में कि के का मतलब क्या होता है, उसके कॉन्सेप्ट बताए थे, और फिर बताया था LRR। तो जब यहाँ पे LRR की बात होती है, LRR को हमने दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, CRR और SLR। तो जो CRR पार्ट होता है, कैश रिजर्व रेशो, वो हमारा आरबीआई के पास जमा होता है। तो आरबीआई क्या कर रहा है, उस चीज़ को होल्ड कर रहा है। बैंक का जो पैसा है, जो भी हमारे कमर्शियल बैंक है या प्राइवेट सेक्टर बैंक है, उनका कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ रिजर्व हमारा आरबीआई के पास रखा हुआ है। तो वो क्या कर रहा है, कस्टडी कर रखी है उसमें, कस्टडी मतलब पैसा होल्ड कर रखा है अपने पास, ठीक है। तो कस्टोडियन, इसलिए इसे कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व बोला जाता है, क्योंकि उसने क्या कर रखा है, हमारे आरबीआई ने उन लोगों का पैसा, उन बैंकों का पैसा अपने पास कुछ ना कुछ पैसा, कुछ ना कुछ अमाउंट का करके होल्ड कर रखी है। पब्लिक सेक्टर बैंक है, प्राइवेट सेक्टर बैंक है, नॉन कमर्शियल बैंक, कुछ ना कुछ उनका जो अमाउंट है वो होल्ड कर रखे, इसलिए इसे हम कस्टोडियन ऑफ कैश रिजर्व भी बुलाते हैं, ठीक है ना। अब इसे लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट क्यों बोला जाता है, देखिए कभी कभी ऐसा होता है हमारे इकोनॉमी में, कोई बैंक ऐसा होता है जो डूब रहा होता है, ठीक है, डूब रहा होता है, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट हो गया बैंक, ठीक है, उसके पास पैसे नहीं कि वो पब्लिक को पैसे दे सके 1 रुपया भी। तो ऐसे केस में क्या होगा, हमारी जो गवर्नमेंट है या हमारा जो आरबीआई है वो बीच में आता है, वो बोलता है कि अगर ये पैसे अगर ये मान लीजिए बैंक डूब रहा है, तो उसमें जो आरबीआई है अपने कुछ शेयर डालेगा, कुछ अपनी सिक्योरिटीज डालेगा, उस बैंक को बचाने की पूरी कोशिश की जाएगी। तो ये सारा जो काम होता है हमारा बैंकर्स बैंक ही करता है, मतलब हमारा आरबीआई ही करेगा। तो लेंडर ऑफ द लास्ट, और मान लीजिए बैंक को कोई पैसे की जरूरत है, बैंक को किसी को ऐसे बैंक है जिसको कहीं और से पैसा नहीं मिल रहा, तो उसको अगर कहीं से बोरो करना है, तो उसे कहीं से पैसा नहीं मिल रहा, तो उसके पास जो लास्ट ऑप्शन रहेगा वो हमारा रहेगा आरबीआई। क्योंकि आरबीआई का जो है, आरबीआई पब्लिक से तो डील करेगा नहीं, तो ऑब्वियसली आरबीआई किसी बैंक को जरूरत है कि पैसे की बहुत ज़्यादा नीड है, ठीक है ना, इंसॉल्वेंट हो रहा है, या फिर मान लीजिए इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं आ रही, रिसेशन हो रहा है, ठीक है ना, पैसे होल्ड करना चाह रहा है बैंक, अपने पैसे रखवाना चाह रहा है कहीं पे, किसी इंटरेस्ट में मिलता रहे। तो लेंडर ऑफ द लास्ट रिजोर्ट मतलब क्या है कि जो लास्ट होप होगी किसी भी ऐसे बैंक की, कमर्शियल बैंक की या प्राइवेट सेक्टर बैंक की, तो लास्ट होप जो होने वाली है वो हमारी बैंकर्स बैंक मतलब आरबीआई से ही होगी उससे, ठीक है। अब इसे क्लियरिंग हाउस बोला जाता है, देखिए आरबीआई को, देखिए कोई भी बैंक होंगे हमारे जो कमर्शियल बैंक होते हैं, ठीक है ना, प्राइवेट सेक्टर बैंक होते हैं, उनका कुछ ना कुछ आपस में डेबिट क्रेडिट चलता रहता है। मतलब हो सकता है कि कोई अमाउंट इसके पास ज़्यादा हो, कोई अमाउंट इसके पास कम हो या ज़्यादा हो, ठीक है ना। अगर बैंकों की बात कर लें, ठीक है ना, तो बैंक में जब पैसा ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, मान लीजिए इसमें पैसा ज़्यादा है, पीएनबी में पैसा ज़्यादा है, ठीक है ना, और इसमें क्या ले रखा है, पीएनबी बैंक है, किसी और बैंक से, बैंक को बड़ौदा से मान लीजिए उधार ले रखा है बहुत सारा, ठीक है, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं, ठीक है, रियलिस्टिक नहीं है यहाँ पे कुछ भी। पीएनबी बैंक ने क्या कर रखा है, बैंक को बड़ौदा से उधार ले रखा है, ठीक है।
अब पीएनबी बैंक ने बैंक को बड़ौदा से उधार ले रखा है। अब जो क्लियरिंग हाउस को बोला जा रहा है, क्योंकि जो बैंकर्स बैंक है आरबीआई में टाइम टू टाइम एक ऐसी कमेटी होती रहती है, ऐसी क्या होती रहती है, ऐसी मीटिंग्स होती रहती है जहाँ पे क्लियरिंग हाउस वाला काम करता है। बैंक क्या करता है, एक मीटिंग बिठा देगा, एक टेबल पे सारे बैंक आके बैठ जाएंगे चारों तरफ, ठीक है। यहाँ पे आरबीआई बैठा है उसका हेड बन के, ठीक है। एक टेबल पे सारे बैंक आके बैठ जाएंगे, बैंक आके बैठ जाएंगे। इसका मतलब यह है कि उनकी तरफ से कोई ना कोई उनका मेन पर्सन जो होगा, बैंकों का जो हेड होगा, मैनेजर होगा, कोई भी उनका ट्रस्टेबल पर्सन जो होगा वो यहाँ आके बैठेगा, अपनी स्टेटमेंट दिखाएगा कि इस बैंक से इतना उधार चल रहा है, या इस बैंक को इस बैंक से इतने पैसे लेने हैं या देने हैं, डेबिट या क्रेडिट जो भी बैलेंस चल रहा है। तो आरबीआई करेगा ठीक है, आप इन पेपर्स में सेटलमेंट कर लीजिए ना, या फिर आप इन पेपर्स में सेटलमेंट कर लीजिए कि इस बैंक को इससे डेबिट इतना है, इसका क्रेडिट इतना है। मान लीजिए पीएनबी का उधार इससे चल रहा था बीओबी से, और बीओबी का उधार बीओबी को पैसा देना था, ठीक है। अब पीएनबी ने बीओबी को न देकर, और बीओबी का उधार चल रहा था मान लीजिए एसबीआई से, बीओबी ने पैसा दे रखा था उधार एसबीआई से, तो पीएनबी क्या करेगी, बीच में बीओबी को हटा देगी, सीधा सीधा पैसा किसे दे देगी, एसबीआई को दे देगी। तो ये सारे जो काम होते हैं, ये सब जो काम होते हैं क्लियरिंग हाउस वाले, कि डेबिट से क्रेडिट को क्लेम करना या फिर उसके अगेंस्ट रखना पैसा, तो वो सारा काम जो हमारा करता है आरबीआई करता है। आरबीआई के थ्रू होते हैं, आरबीआई की मीटिंग के थ्रू होते हैं। कोई भी बैंक डायरेक्ट पैसा देगा नहीं ऐसे इस तरीके से। कोई भी बैंक अगर बोल दे कि भाई सामने वाले बैंक मुझसे इतना उधार रखा है, तो ये दूसरे बैंक विश्वास नहीं करेगा। उसके लिए हमें प्रॉपर अथॉरिटी चाहिए, प्रॉपर मीटिंग चाहिए, प्रॉपर इसके लिए हमारी अरेंजमेंट की जाती है आरबीआई के थ्रू, ठीक है। इसलिए इसे क्लियरिंग हाउस बोला जाता है। यहाँ पे क्लियरिंग हाउस इसलिए क्यों बोला जा रहा है, क्योंकि यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट जो भी हमारे बैलेंस चल रहे हैं और अदर बैंक के, वो सारे उनके जो क्लेम्स होते हैं उनको सेटल डाउन किया जाता है, इसलिए इसे क्लियरिंग हाउस बोला जाता है। नेक्स्ट हमारा जो रह गया है मनी सप्लाई। अब देखिए मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। मनी सप्लाई, सबसे पहले मनी सप्लाई का मतलब जब हमने मनी का कॉन्सेप्ट किया था, ठीक है ना, जब हमने मनी का कॉन्सेप्ट किया था, पहले मैं हेडेड उठा देती हूँ जिससे कि मैं उसको समझा सकूँ आपको इजीली मनी सप्लाई के टॉपिक को। हाँ देखिए, कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई की बात कर लेते हैं। कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई में 5 टॉपिक यहाँ पे लिए थे, 5 हेडिंग, ठीक है ना। अगर मैं मनी सप्लाई की बात करूँ, मनी सप्लाई की अगर हम बात करें तो मनी सप्लाई की हमने ये चीज़ें बात की थी, ये इंस्ट्रूमेंट होते हैं मनी सप्लाई के लिए। देखिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि मनी सप्लाई मतलब होता क्या है। मनी सप्लाई का मैंने बात की थी कि वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय पब्लिक एट ए पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, ठीक है ना। पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में जो भी पब्लिक के पास पैसा है उसे हम बोलते हैं मनी सप्लाई, ठीक है। ये हमने बात करी थी लास्ट वीडियो में, ठीक है, अपनी कि मनी सप्लाई का मतलब क्या होता है। तो मनी सप्लाई का मतलब हमने क्या समझा था, जो भी पैसा पब्लिक के हाथ में एट ए टाइम है, उन्हें पर्टिकुलर टाइम है, ठीक है ना, एक पर्टिकुलर डेट पे है, उस पैसे को हम क्या बोलते हैं, मनी सप्लाई बोलते हैं, ठीक है ना। अब इसमें हमने क्या बात करी है, ये जो हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या बताया कि मनी सप्लाई को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। जो मनी सप्लाई है, लोगों के हाथ में जो पैसा है पर्टिकुलर टाइम पीरियड में, उसको हम कंट्रोल कैसे करेंगे, ठीक है। क्योंकि मान लीजिए लोगों के पास पैसा है बहुत, ठीक है, तो लोगों के पास पैसा है, लोग क्या करेंगे, डिमांड रेस कर देंगे, डिमांड बढ़ा देंगे, अपनी प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ा देंगे, और सप्लाई तो कम हो गई भाई, 140 करोड़ की जनता है हमारी, तो सप्लाई तो कम होगी ऑब्वियसली। तो डिमांड बढ़ा देंगे, सप्लाई कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगी सिचुएशन, इन्फ्लेशन की हो जाएगी। इन्फ्लेशन मतलब क्या होता है, महंगाई। ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, इन्फ्लेशन हो जाएगा हमारी कंट्री में, जो हमेशा ही रहता है, ठीक है। इन्फ्लेशन हमेशा रहता है, महंगाई हमेशा ही रहती है, ठीक है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने बहुत सारे अपने इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, हमने बहुत सारे रेट्स बना रखे हैं, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए। अब ये इन्फ्लेशन की सिचुएशन हो सकती है, कभी कभी कंट्री कैसी हो सकती है, रिसेशन भी जा सकती है। तो सिचुएशन कैसी हो सकती है, अपोजिट, इन्फ्लेशन के अपोजिट हो सकती है डिफ्लेशन। तो डिफ्लेशन में क्या होगा, डिमांड तो कम है लेकिन सप्लाई भरपूर है, ठीक है ना। डिमांड कम है और सप्लाई बहुत ज़्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन को हम बोलते हैं डिफ्लेशन की सिचुएशन होती है। तो एक कंट्री में, किसी भी इकोनॉमी में, दोनों में से कोई भी सिचुएशन हो सकती है, इन्फ्लेशन की भी और डिप्रेशन की भी। इन दोनों को ही कंट्रोल करने के लिए आरबीआई ने अपने इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, अपने रेट्स बना के, जिनके थ्रू आरबीआई करती है अपने जो भी अपने रेट्स चल रहे हैं, जो भी अपने इन्फ्लेशन या डिप्रेशन की सिचुएशन चली है हमारी इकोनॉमी में, उसे क्या करती है, कंट्रोल करती है। अगर मैं कंट्रोलर ऑफ मनी सप्लाई की बात करूँ तो इसमें हमारे आते हैं 6 इंस्ट्रूमेंट, ठीक है ना। फिर आप बोल सकते हैं 6 रेट्स आते हैं, ठीक है ना।